नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते हैं। क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमें ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। Over the past month, there have been instances where how extreme weather events have disrupted normal life in a country. Global Climate Risk Index 2021, ये जो इंडेक्स है इंडिया को 7वें पोजीशन पे रखता है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी एज वेल एज एक्सपोजर को लेकर के। अब हाल ही में कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, इकोनॉमिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली यही डिस्कस किया गया था कि जिस तरीके से टेम्परेचर एज वेल एज प्रेसिपिटेशन इनकी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और ये पहले जैसे नहीं रह गए हैं, तो इस केस में ये जो चेंज है इसका असर अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज एनवायरमेंट इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा, यही इसमें डिस्कस किया गया था। तो हम यही आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स होंगे इकोनॉमी पे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट्स है कहाँ कहाँ होंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ प्रोड्यूसर्स या फिर कहना चाहिए कि सप्लाई साइड, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स सप्लाई साइड पर भी दिखेंगे एज वेल एज डिमांड साइड पर भी दिखेंगे। दोनों जगह इसके हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब यहां अगर हम थोड़ा सा एक इंडिया का मैप बना करके थोड़ा सा एक आइडिया ले लें कि किस किस रीजन में क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो हमें कुछ एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या हम इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे। अब ये जो कोस्टल एरियाज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें, प्लीज इग्नोर माय ड्राइंग। ये जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो होगा फ्लडिंग, सबमर्जेंस एज वेल एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, submergence due to rising sea level and extreme weather events such as cyclones। ये तीन चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अब हम अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें या फिर पेनिनसुला इंडिया की बात करें, तो इस वाले रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ इंडो गैंजेटिक बेल्ट्स एज वेल एज इंक्लूडिंग हरियाणा, इस वाले पर्टिकुलर रीजन में हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी क्लाइमेट चेंज के वजह से, उसमें सबसे पहला होगा हीट वेव्स, और दूसरा काफी सारे एरिया में यहाँ पे ड्रॉट्स देखने को मिलेगी, यानी कि नॉर्मल से कम बारिश होगी और यहाँ पे सूखा पड़ सकता है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में, तो यहाँ पे क्योंकि काफी सारी हिमालयन रिवर्स आती हैं और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, तो उस केस में इंडो गैंजेटिक बेल्ट वाले रीजन में हमें फ्लडिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा कि क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया का ही पार्ट है, तो यहां भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। ये देखा हमने कि अब सारा हमने इंडिया का पोर्शन डिस्कस कर लिया अपार्ट फ्रॉम द हिमालयाज। अब हम हिमालयाज की अगर बात करें तो हिमालयाज में एक्सेसिव बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें फ्लडिंग देखने को मिल सकती है। फ्लडिंग कैसे? एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लडिंग बहुत कॉमन हो सकती है इस पर्टिकुलर रीजन में। हिमालयाज की हम बात कर रहे हैं, हिमालयन बेल्ट। तो ये हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज से हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब हम पर्टिकुलरली जो इम्पैक्ट्स हैं उनको एक एक इम्पैक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज की बात अब सिर्फ और सिर्फ फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गई है। इन तीनों चीज के आगे हमें बढ़ के सोचना पड़ेगा और वो है इकोनॉमी, और वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट
ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ेगा और कैसे इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, हमें यहाँ वो डिस्कस करना है। सबसे पहले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि फ्लड्स, ड्रॉट्स, इनके वजह से और राइजिंग टेम्परेचर जो है क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके वजह से एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इनकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि हीट वेव्स की वजह से कई बार जो है क्रॉप्स राइप नहीं हो पाएंगे, राइपनिंग के इश्यूज आएंगे। इसके बाद क्योंकि थोड़ा सा हायर टेम्परेचर रहेगा तो पेस्ट अटैक बहुत इजी हो सकते हैं, और क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पेस्ट्स में बहुत जल्दी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दे आर लाइक काइंड ऑफ इम्यून टुवर्ड्स पेस्टिसाइड। तो और ज्यादा पॉइजनस पेस्टिसाइड्स को डालना तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी लोग, और स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के पर्टिकुलरली, ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट है और अगर एग्रीकल्चर का आउटपुट कहीं ना कहीं कम होता है तो सीधा सीधा रूरल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी, क्योंकि काफी सारे लोग, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर अगर आप देखोगे तो, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जितनी भी अनस्किल्ड लेबर है इन दो ही सेक्टर्स में सबसे ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आउटपुट कम होता है तो रूरल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। दूसरी बात, एक और यहां पर जो चीज है कि अगर आउटपुट कम होता है तो सिटीज में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, ये भी एक इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो ये हमने डिस्कस किया, एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होगा तो क्या उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स होंगे। अब हम बात करते हैं फिशरीज सेक्टर की। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ऑब्वियसली वो सी लेवल का भी यानी कि सी वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ा ही रहा है, और सी वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, सी सर्विस का टेम्परेचर ज्यादा होगा और एक सर्टेन टाइम तक बढ़ते बढ़ते वो अनबियरेबल हो जाएगा। किसके लिए? फिशेस के लिए। तो इससे फिशेस का क्या होगा, फिशेस माइग्रेट कर जाएंगी। कहां माइग्रेट करेंगी? जहां पर पानी ठंडा होगा, टुवर्ड्स द कूलर वाटर्स। ठीक है, और अगर फिशेस माइग्रेट कर जाएंगी तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा असर किस पे पड़ेगा? फिशरमैन पे। फिशरमैन का जो लाइवलीहुड है वो तो डिपेंड ही फिशेस पे करता है, फिश कैचिंग पे करता है। और अगर फिशेस माइग्रेट कर जाएंगी तो सीधा सीधा हिसाब है कि फिशरमैन्स का जो कैच है, फिशरमैन्स का जो कैच है, फिश कैच आई मीन, ये डिक्लाइन करेगा। और कैच अगर डिक्लाइन करेगा तो ऑब्वियसली इन लोगों की रोजी रोटी का और लाइवलीहुड का क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, जो कोस्टल एरियाज में फिशरीज प्रोसेसिंग की जो कंपनीज हैं उनका क्या होगा? ऑब्वियसली बंद हो जाएंगी, फेल कर जाएंगी, और इनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा फिशरमैन की। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से फिशरीज का जो सेक्टर है वो डिसरप्ट हो जाएगा पूरा पूरा। अगर सी लेवल टेम्परेचर मतलब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, फिशेस माइग्रेट करेंगी। और एक और बात है, ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो फिशेस की स्पीशीज है, कुछ नई स्पीशीज माइग्रेट कर जाएं, कुछ नई स्पीशीज दूसरी जगह पर पहुंच जाए। तो ये भी एक चीज देखने को मिलेगी। हो सकता है कि फिशरमैन जो मछलियां पकड़ रहे हो, मार्केट में उनका बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो या फिर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो तो लोगों से खरीदे ही ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से फिशरीज सेक्टर पे असर पड़ेगा। अब आइए डिस्कस करते हैं हेल्थ कॉस्ट के बारे में। क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे होगा, यहां पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा केसेस डेंगू, मलेरिया, हीट स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इन सब के हमें केसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये सारे केसेस अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही फ्रीक्वेंट आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपके जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है सभी लोगों के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे।
इसके अलावा एक और जो चीज WHO ने कही है, WHO के डेटा के अकॉर्डिंग 2030 से 50 के बीच में एडिशनली अराउंड 3 लाख मलेरिया, डेंगू, स्ट्रोक्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, स्ट्रोक्स, जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियां एडिशनल आने वाली हैं। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं नेपाल और भूटान, बहुत ज्यादा ठंडी जगह है और यहाँ पर होता है कि मलेरिया और डेंगू का पहले प्रेवलेंस देखा नहीं गया, बट पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से नेपाल और भूटान में भी मलेरिया और डेंगू के केसेस बहुत इजीली देखे जा रहे हैं। तो ये कंसर्न वाली बात है। तो ये हमने बात की इंक्रीज्ड हेल्थ कॉस्ट पे। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, अब क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज है उसका इकोनॉमिक भी देखना पड़ेगा। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा इश्यूज क्या आने वाले हैं, फ्लड्स, इसके बाद लैंडस्लाइड्स, इसके बाद एक्सेसिव रेन, देन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स, ये सारे जो इंसिडेंसेस होंगे। एंड लास्टली एक चीज बताना भूल गया, सी कोस्टल एरियाज की अगर बात करेंगे, सबमर्जेंस ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल। अब ये सारी जो चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है, फ्लड, लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेन्स, साइक्लोन्स, सबमर्जेंस, ये डैमेज क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एक आम आदमी के लिए बात की जाए तो पब्लिक, जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो अगर डैमेज होती हैं तो आपका जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं वो हैम्पर होंगी। दूसरा, अगर एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करें तो पब्लिक सर्विसेज के अलावा जो इन सब चीजों से दूसरा जो डैमेज होगा वो क्या होगा? कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड्स और रेलवे लाइंस, ये सब डिसरप्ट होंगी। जैसे लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा रोड्स टूट जाते हैं। इसके बाद फ्लड्स अगर आते हैं तो रोड्स एज वेल एज रेलवे लाइंस सबमर्ज हो जाती हैं। जैसे असम का फ्लड, रेलवे लाइंस जो है, रेलवे कनेक्टिविटी पूरे तरीके से ठप हो गई थी वहां पे। तो ये अगर रोड्स एज वेल एज रेलवे ठप पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं या फिर सबमर्ज कर जाती हैं, तो इसका डायरेक्टली असर किस चीज पे पड़ेगा? ट्रेड पे। ट्रेड हैम्पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारा ट्रेड हैम्पर होगा तो इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही ना, ऑब्वियसली। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया ने लास्ट 10 सालों में, यानी कि डेकेड में, कुछ बिलियंस में पैसा खर्च किया है उन रोड्स को रिपेयर करने में जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से टूट गई थी। अब आप सोचिए कि बिलियंस में पैसा जाता है इनके लाइक मेंटेनेंस के लिए, तो ये एक इकोनॉमिक लॉस ही है। फिर हमने देखा कि कैसे ट्रेड कनेक्टिविटी को ये हैम्पर कर देते हैं। अब ट्रेड का मतलब सीधा सीधा है कि अगर ट्रेड रुकता है तो इकोनॉमी पर असर उसका पड़ना ही पड़ना है। ट्रेड का रुकना इज डायरेक्टली, इट इज अफेक्टिंग इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर यहां पर बात की जाए तो ये डिक्लाइन करेगा। अब कैसे करेगा, इसके लिए हमें 3 चीजें डिस्कस करनी होंगी। सबसे पहला, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रीज जो है ऑप्ट करें, तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये काफी एक्सपेंसिव होंगी, तो कहीं ना कहीं यहां से आउटपुट कम होगा। क्योंकि शुरुआत में जो बड़े हाउसेज हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, वो तो ऑप्ट कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उन्हें ये टेक्नोलॉजीज ऑप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। शुरुआत में काफी पैसा जाएगा, हो सकता है कि पहले जितना आउटपुट उनका ना रह पाए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ ये करें तो स्पेसिफिकली जो एग्री आउटपुट पर कंपनीज डिपेंडेंट हैं, एग्री बेस्ड लाइक कंपनीज जो हैं, इनके आउटपुट पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना भी एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो तो कहीं ना कहीं सफर कर ही रहा है। ये शुरुआत है अभी तो,
हो सकता है कि अगर टाइमली एक्शंस नहीं लिए गए तो एग्री आउटपुट पे काफी ज्यादा असर दिखाई दे क्लाइमेट चेंज के। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइन होने का एक बहुत बड़ा रीजन है हीट रिलेटेड स्ट्रेस। ठीक है, अब ये जो वर्ड है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जितना ज्यादा राइज करता है किसी भी ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है टेम्परेचर राइज की वजह से। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, अगर कंटिन्यूअसली आपको स्वेटिंग हो रहा है और बहुत ज्यादा गर्मी है, एक सर्टेन टाइप के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता। बट ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी जो चीजें हैं हीट स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती है, और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइन करेगा। और अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो इसके होंगे वो भी तो कम होंगे, और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में ही जो आउटपुट में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो ये बात की हमने इंडस्ट्रियल आउटपुट के डिक्लाइन की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनर्जी क्राइसिस पे। अब एनर्जी क्राइसिस यहाँ क्यों डिस्कस किया जा रहा है? IEA के डेटा के अकॉर्डिंग, इनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है या फिर जो पावर डिमांड है वो डबल हो जाएगी। अब अगर ये डबल हो जाती है ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग सप्लाई को भी डबल करना पड़ेगा, और सप्लाई को सडनली डबल करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। अब ये डबल होगी क्यों? डबल होने के पीछे क्लाइमेट चेंज का ही हाथ है। एक्चुअल में अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन के जितने भी अप्लायंसेज हैं वो यूज करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए AC या कूलर या फिर रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें का यूसेज बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है इन सब का अगर यूसेज बढ़ता है तो ये चलती हैं पावर से। ये सारी चीजें जो चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से या फिर पावर से, और इनके लिए पावर सप्लाई जो है IEA के डेटा के अकॉर्डिंग 2030 या उसके आसपास इंडिया में जो पावर का जो डिमांड है वो डबल हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग फिर सप्लाई का भी ध्यान रखना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। और अगर सप्लाई प्रॉपरली नहीं किया गया या सप्लाई को नहीं बढ़ाया गया तो एनर्जी क्राइसिस हो सकता है, और बहुत नॉर्मली देखा जा सकता है कई सिटीज में आज भी। आज की अगर हम बात करें, कई बड़े सिटीज में आज भी 2 से 4 घंटे का पावर कट बहुत कॉमन है। तो आप समझ सकते होंगे Tier 2 और Tier 3 सिटीज में क्या हालत होगी। ठीक है, तो ये हमने बात की एनर्जी क्राइसिस की। अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज की। फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे इम्पैक्ट होंगी और क्लाइमेट चेंज का क्या इस पे इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात, यहां पे जो अगर किसी ने लोन लिया है या किसी ने क्रेडिट लिया है बैंक से, ठीक है, तो इनको रीपे तो करना होता है ना, और रीपे करने के लिए कंडीशंस शुड बी नॉर्मल, और जिस भी बिजनेस के लिए, जिस भी काम के लिए लिया है वो होते रहना चाहिए। अब आप सोचिए फ्लड्स के केस में, या फिर कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जैसे साइक्लोन, ठीक है, इस केस में लोगों का तो काफी कुछ तबाह हो जाता है। सपोज आप मान लीजिए कि अपनी दुकान खोलने के लिए ही बंदे ने लोन लिया, और फ्लड्स की वजह से या फिर साइक्लोन की वजह से उसकी शॉप ही टूट जाती है, पूरी बह जाती है पानी में। अब उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का, वो लोन कैसे रिपे करेगा? हाउ? तो जो बंदा लोन लेगा या क्रेडिट लेगा उसकी रीपे करने की कैपेसिटी वो डिक्लाइन होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, दूसरी बात, जो बिजनेस हाउसेज हैं, तो हमने डिस्कस किया कि बिजनेस हाउसेज कैसे सफर करेंगे। एक तो प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। दूसरा, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और ऐसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई चेन्स भी डिस्टर्ब होंगे, और सप्लाई चेन्स अगर डिस्टर्ब होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रियल हाउसेज का जो बिजनेस है आउटपुट डिक्लाइन करेगा। जो इंडस्ट्रियल हाउसेज का बिजनेस है उसका आउटपुट डिक्लाइन करेगा, और आउटपुट अगर डिक्लाइन करता है तो सपोज अगर उन्होंने क्रेडिट लिया हुआ है तो ऑलरेडी उनका बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है,
और क्रेडिट उन्हें या फिर लोन जो है उन्हें रीपे करना है, तो वो कैसे करेंगे? अब ये इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं पे इम्पैक्ट होगा, इंस्टीट्यूशंस पे। इसके बाद एक और बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि लोग अगर लोन नहीं दे पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स अगर लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन हमने देखा फ्लड्स या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे साइक्लोन्स या फिर लैंडस्लाइड्स। ठीक है, अब एक चीज गौर करने वाली है कि इन तीनों चीजों की वजह से लोग लोन तो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो उनके इंश्योरेंस क्लेम है, जो इंश्योरेंस उन लोगों ने करवा रखे हैं, वो क्लेम ऐसे केसेस में वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो भी इंश्योरेंस का पैसा आज की तारीख में हो सकता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज, उन्हें इंश्योरेंस का पैसा या फिर इंश्योरेंस का क्लेम जिस प्रपोर्शन में आज देना पड़ रहा है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले कुछ 5-10 सालों के बाद ये जो प्रपोर्शन है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा लोग क्लेम करेंगे। रीजन, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। यही कारण है कि इनकी जो क्लेम है वो भी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम की जो डिमांड है ये बढ़ेगी। इसके अलावा एक इशू और होगा कि बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है कि धीरे धीरे लॉस में जाने लगे, एंड दे कैन टर्न इनटू अ लॉस मेकिंग एंटिटी, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कि वो और लोन ले लें। बट ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बिजनेस फ्रूटफुल होगा या नहीं, ये किसे पता है? और क्या वो उस लिए गए लोन को वापस कर पाएंगे, रीपे कर पाएंगे? एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा जो है वो है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, यानी कि होटल और ये सारे जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स और ये सारे। अब हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस है, सपोज किसी तरह का फ्लड आता है, किसी तरह का एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, लोगों को इकोनॉमिक लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। उनके बिजनेस, उनकी क्रॉप्स, उनकी फसलें, उनके घर, उनकी दुकान, ये सारी चीजें कई बार होता है ना कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में चली जाती हैं। ठीक है, यही लॉसेस हैं। और ऐसे लॉस के केस में क्या वो लोग कहीं घूमने जा सकते हैं या कहीं बाहर खाना खाने जा सकते हैं? तो इस तरीके की जो सर्विस है हॉस्पिटैलिटी, क्लाइमेट चेंज इवेंट्स अगर बढ़ेंगे तो हॉस्पिटैलिटी जैसी सर्विसेज पे, इस सेक्टर पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये हमने सारे इम्पैक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। आइए अब इसका एक इंडियन इनिशिएटिव पर बात कर लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या एक्शंस ले रही है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। सबसे पहले बात कर लेंगे पंचामृत पे। पंचामृत क्या है? ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यूज करना चाहती है। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है नेट जीरो टारगेट। ये नेट जीरो टारगेट है 2070 का। सेकेंडली, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ये दूसरा टारगेट है। तीसरे टारगेट की अगर बात की जाए तो 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब ये जो 500 गीगावाट का टारगेट है ये 2030 तक का है। 50% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी 2030 तक का है। देन रिड्यूसिंग द एमिशंस, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना। एंड लास्टली, कार्बन इंटेंसिटी फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इसे कम करना, कार्बन इंटेंसिटी को कम करना बाय 45%। ये भी टारगेट है 2030 का। तो ये हमने बात की पंचामृत पे। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी क्लाइमेट चेंज के लिए इसमें काफी सारे छोटे छोटे से एक्शंस हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, देन पॉलिसीज एंड मिशंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज। सबसे पहले यहाँ पर आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब बेसिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का अगर मतलब समझा जाए
तो जो भी एनवायरनमेंट में फिलहाल कार्बन है, जो भी हवा में कार्बन है, उसको मिनिमाइज करना और कहीं स्टोर करके रख देना। अब आपको क्या लगता है स्टोर करने का सबसे सस्टेनेबल और आसान तरीका क्या है? फॉरेस्ट ट्री, यानी कि आपको पेड़ लगाने हैं, जिसे हम एफॉरेस्टेशन कह सकते हैं, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू भी हम ये प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा उतना हमारे लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आसान होगा। और हालांकि रिजल्ट्स इसके कुछ सालों बाद देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक सस्टेनेबल तरीका है। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें साथ के साथ देखने को मिलेंगे, हालांकि ये लॉन्ग टर्म होंगे। अब दूसरी अगर हम बात करें तो बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी रेजिलियंस है, जो भी रेजिस्टेंस है, आई मीन क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी इवेंट्स है, उन्हें रेजिस्ट कर पाए। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखे जाए तो सबसे पहले तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो फोरकास्टिंग हो सकता है। प्रॉपरली अगर हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फोरकास्ट कर पाए तो हमें पहले पता होगा कि इवैक्यूएशन हमारी हो जाएगी, और जिससे कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ उसे मिनिमाइज किया जा सके। देन तीसरा हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जो कम से कम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में कोलैप्स ना कर जाए डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जैसे फोरकास्टिंग में या फिर एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये हमने बात की रेजिलियंस पे। अब तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें, इंडिया ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखेंगे, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स, और स्पेसिफिकली अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात की जाए तो लगभग जो कार्गो मूवमेंट होती है वो डीजल डिपेंडेंट है। जितने भी ट्रक्स हैं कार्गो मूवमेंट के लिए वो डीजल डिपेंडेंट है। एंड डीजल एंड पेट्रोल, यहाँ ये सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, इनसे जो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम ग्रीन ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करते हैं तो हम इस पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारी स्कीम्स चला रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, देन PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, देन बैटरी, रिगार्डिंग बैटरी लाइक डेवलपमेंट, वो भी और भी स्कीम्स चल रही हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ इश्यूज की बात की जाए, एक मतलब छोटा सा अगर इशू है यहाँ पे, इश्यूज तो बहुत सारे हैं लेकिन एक सबसे बड़ा जो इशू है जो अभी तक इग्नोर्ड है बेसिकली, क्योंकि उसे छोटा समझा गया है, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काम काफी कर रही है, ठीक है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू है। रीजन बीइंग, जो बैटरी की कैपेसिटी है ना, वो हाल पे फिलहाल कम है। अब अगर रेंज की बात की जाए यहाँ पे, तो बहुत से बहुत अगर प्रोवाइडेड रेंज है ना, पैसेंजर कार्स की भी अगर हम बात करें, 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज अभी मार्केट में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है कोई भी। तो ये एक इसका रीजन है कि लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग बहुत ज्यादा तेजी से ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही सस्टेनेबल ऑप्शन है हमारे सामने। रीजन बीइंग, डीजल एंड पेट्रोल का यूसेज कम होगा, और डीजल और पेट्रोल के जलने से जो भी कार्बन एमिशंस और कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सारी जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, इंक्लूडिंग लाइक ये, तो इनसे बचा जा सकता है। और ये कई बार अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, फॉसिल फ्यूल्स एक बहुत बड़ा सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। ठीक है, और टेम्परेचर राइज कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस की भी देन है, अपार्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड अदर थिंग्स। देन लास्टली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे अगर बात की जाए तो
अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर को ज्यादा नुकसान हो रहे हैं तो वो क्या है? अगर आप ढूंढेंगे तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के वजह से क्रॉप लॉस होता है। और क्या है ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स? फ्लड्स हैं, ठीक है, फिर या तो ड्रॉट्स हैं, या फिर अनटाइमली जो भी हेल स्टॉर्म या फिर एक्सेसिव रेन्स आती हैं वो है। अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होगा? ऑब्वियसली हमें टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करनी है जिससे हम पता लगा सके कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने वाले हैं या नहीं। कई बार क्या होता है, राइपनिंग हो चुकी होती है क्रॉप्स की, वो पक चुकी होती है, लेकिन फार्मर्स उसे हार्वेस्ट करने में टाइम लगा देते हैं। अब अगर हमें हफ्ता 10 दिन पहले भी अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का पता चल जाता है, हफ्ता 10 दिन अगर पहले हमें पता चल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इस चीज को फोरकास्ट कर देंगे। फार्मर्स के पास इंफॉर्मेशन होगी, हो सकता है वो उस एक हफ्ते या 10 दिन में इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के केस में अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लें, काफी लॉस उससे बच जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर जो क्रॉप का साइकिल होता है, तो हम कुछ इस तरीके की हाइब्रिड या फिर कहना चाहिए एडवांस क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं, उनकी ब्रीड को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती हैं हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, बेसिकली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करने में, एज वेल एज उससे होने वाले इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को भी कम करने में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।